कैंसरसो महाग्रुप की बात करें तो कैंसरसो महाग्रुप में दो ग्रुप आते हैं, एक कैंसरसो और दूसरा वेनेरियो। कैंसरसो इसमें 10 औषधियां होती हैं और वेनेरियो इसमें मात्र एक औषधि होती है। कभी कभी हम इसमें दो का भी जिक्र करते हैं, जिसको वेनेरियो 2 के नाम से जाना जाता है। कैंसरसो समूह की जो औषधियां हैं, ये हमारे शरीर के ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर पर, चाहे वो सेल का है चाहे वो टिश्यूज का है, उसके ऊपर काम करता है, यानी ये बनावट पर काम करता है। इन औषधियों को कैंसर रोग की औषधियां बोला गया है। यानी जब हमारे शरीर में डेप्रिसिएशन की स्थितियां लागू हो जाती हैं और बॉडी के जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली प्यूरिफाई नहीं हो पाते, तब कैंसरसो ग्रुप की औषधियों का सेवन किया जाता है। यह औषधियां अपने प्रभावी अंगों को संकुचित कर उनके कार्य को तीव्रता प्रदान करती है, यानी जो डेड सेल्स इकट्ठे हो गए हैं उनको तोड़ती है, और जो नसों में सूजन आ गई है, इन्फ्लेमेशन बन गया है, उनको खत्म करने का काम करके नसों को उनके वास्तविक आकार में लाती है। तो जब भी हमारे शरीर में इंटरनल नसों में फैलाव हो, जब भी हमारे शरीर में हमारी एनर्जी एक्सेस एक्सपेंड हो, तब सी ग्रुप की औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि सी ग्रुप की औषधियों का जरूरत से ज्यादा प्रयोग किया जाए तो यह हमारी बॉडी पे कुछ लक्षण दिखाती है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ग्रुप हमें नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कनपटी का भारी होना, सिर चकराना, जी मचलाना, ऐसे लक्षण इसमें पैदा हो जाते हैं। तो जितने भी क्रॉनिक और मिश्रित प्रकृति के रोग हैं, उन सभी में कैंसरसो ग्रुप की औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। जो भी रोग जिसमें मिश्रित प्रकृति होती है, सेल्स में टॉक्सिसिटी आ जाए, बलगम जम जाए, सेल में पानी का प्रभाव बढ़ जाए, घट जाए, अंगों में निष्क्रियता आने लगे, घावों में विष बनने लगे, पस बने और बहे, गलन की अवस्था बन जाए, घाव अपने आप बनने लगे, ट्यूमर हो, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा प्रॉब्लम्स हो, ग्रंथियां अपना कार्य सही से ना कर पा रही हो, कैंसर हो, या हड्डियों की डेप्रिसिएशन हो, हड्डियां घिस रही हो, हड्डियों की कमी हो, जैसे लैक ऑफ विटामिन डी, ऐसे सभी केसेस में कैंसरसो ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। यहां ध्यान रखना है कि जब भी फंक्शनल डिसऑर्डर्स होंगे तो हम रस प्रकृति के लिए स्क्रोफोल्सो ग्रुप का और रक्त प्रकृति के लिए एंजाइटी को महाग्रुप का प्रयोग करते हैं। उनके साथ इस ग्रुप का, सी ग्रुप का प्रयोग बेटर रिजल्ट देता है। मोटे तौर पे लगभग सभी डाइल्यूशंस में कैंसरसो ग्रुप के लिए थर्ड डाइल्यूशन प्रयोग में लाना अच्छा रहता है। जब भी रोग की अवस्था क्षय की हो, गलन की हो, सड़न की हो, गैंग्रीन की हो, पकन हो, कठोरता हो, यानी जब रस और रक्त पूर्ण रूप से दूषित हो जाए और सेल्स या अवयव गलन की स्थिति में पहुंच जाए, तब ये प्रभावकारी होता है। सूत्रों को ताकत देने का, उन्हें सिकोड़ने का कार्य करता है। इसलिए इसको, सी ग्रुप को, टिश्यू रेमेडीज बोला गया है। इनके कारण जो भी वेदना पीड़ा होती है, ये उसको ठीक करने का काम करती है। कैंसरसो ग्रुप में एस और ए समूह की औषधियों के भी गुण पाए जाते हैं। इसलिए
चयापचय के कंडीशन में, रक्त परिसंचरण तंत्र के केस में, रस और रक्त बनाने के केस में, शरीर में मूवमेंट के साथ स्ट्रक्चर पर काम करने के केस में सी समूह का इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार सी और ए औषधियां संपूर्ण शरीर पर काम करती है, मेटाबॉलिज्म पर काम करती हैं, वैसे ही सी ग्रुप की औषधियां भी संपूर्ण शरीर पर काम करती हैं। इसकी तुलना हम लोग S1 के साथ करते हैं, एस ग्रुप के साथ करते हैं। जैसे S1 का जो कार्य है वो कार्य C1 का भी सेम बताया गया है। बस फर्क कितना होगा, S1 फंक्शनल रूप से काम करेगी जबकि C1 स्ट्रक्चरल रूप से काम करेगी। ऐसे ही S2 C2, S3 C3, S4 हमारे पास होती नहीं है, लेकिन यहां पर हम हड्डियों के लिए C4 का प्रयोग करते हैं। फिर S5 C5, इस तरीके से इनके ग्रुप्स बनते हैं। और यही तरीका है ए ग्रुप की औषधियों के साथ भी इसके इस्तेमाल का, A1 C1, A2 C2, A3 C3। बाकी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है हम उस औषधियों को F, P, V इनके साथ इंक्लूड कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहली रेमेडी C1 के बारे में, कैंसरसो 1। ये कैंसरसो ग्रुप की पहली रेमेडी है जो यूनिवर्सल कहलाती है। तो जो भी व्यक्ति मिश्रित प्रकृति का हो या जिस पर S1 या C1 A1 ग्रुप की औषधि काम ना कर पाए, उस व्यक्ति को C1 औषधि के रूप में दी जा सकती है। C1 को विशिष्ट रूप से स्त्रियों की औषधि बोला गया है, जो स्त्रियों से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं में कार्य करती है। इसे यह भी कहा जा सकता है कि ये स्त्रियों के लिए अमृत है। और दूसरी चीज, ये नाभि से ऊपर सभी प्रकार के रोगों के लिए देखी जा सकती है। जितने भी हमारे ठोस अंग है उनके लिए हम इसको ले सकते हैं। इसका कार्यक्षेत्र जनन संबंधी अंग है, विशेषकर जो स्त्री अंग होते हैं वो, और ग्रंथियां। ये जननेंद्रियों पर भी काम करती है, लेकिन महिलाओं के केस में। पुरुषों के लिए ये नाभि से ऊपर के काम करेगी, जबकि महिलाओं के लिए जननेंद्रिय रोगों पर काम करेगी। उनको होने वाले मासिक कष्ट, गर्भपात की समस्या, गर्भ अवस्था के दोष, प्रसव अवस्था, संतान उत्पत्ति, प्रौढ़ अवस्था में मासिक धर्म जो बंद हो जाता है, ऐसे सभी केसेस में C1 एक बेस्ट रेमेडी के रूप में काम करती है। इस औषधि को कुल 5 पौधों के अर्क से मिलाकर बनाया गया है, जो प्रदर यानी लिकोरिया, प्रमेह यानी डायबिटीज, प्रसव यानी डिलीवरी, इन सभी केसेस में व्यक्ति की मदद करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि मूल रूप से इसका जो प्रभाव है वो नाभि से ऊपर के अंगों पर पड़ता है, पर विस्तार रूप से ये पूरे शरीर को अपने अंदर समेट लेती है। इस औषधि के प्रभाव से जो हमारी ग्रंथियां हैं, हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें आने वाले रोगों को खत्म कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो ग्रंथियों की कार्यविधि है उस पर कार्य करती है। C1 औषधि का प्राकृतिक गुण बाय को नाश करना, वेदना को नाश करना, कैंसर को नाश करना, ग्रंथि जो कंठमाला हो जाती है उसको नाश करना, क्षय, मलमूत्र निस्सारक, उत्तेजना नाशक और सुनने की क्षमताओं को बेहतर बनाने का कार्य करती है। हालांकि इसे स्त्रियों की औषधि बोला गया है,
ये स्त्रियों के लिए ही ज्यादा इफेक्टिव है, पर ऐसे पुरुष जिनमें स्त्रियोचित गुण होते हैं, स्त्रियोचित गुण शारीरिक रूप से ना होके मानसिक या हृदयात्मक रूप से भी हो सकते हैं, ऐसे केसेस में उन पुरुषों के लिए भी ये कार्य करती है। ऐसे सभी पुरुष, बच्चे, वृद्ध जिनके लिए हम P3 का इस्तेमाल करेंगे, सेम C1 का प्रयोग भी उन्हीं पुरुषों के लिए किया जाता है। और ज्यादातर ये जो जननांगों की समस्या होती है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्त्री हो या पुरुष, यदि उन्हें प्रदाह हो, इन्फ्लेमेशन की शिकायत हो, ट्यूमर बन जाए, इंटरनल ट्यूमर हो, स्किन में गिल्टियां निकल आए, ग्लैंड्स हार्ड हो जाएं, दाद बने, श्लेष्मिक कला की शिकायत हो, लिकोरिया, स्त्रियों में लिकोरिया की शिकायत हो, वेजाइनल ड्राइनेस हो, गर्भाशय में खुजली होती हो या ड्राइनेस हो, शरीर में पीप बहती हो, पुरानी खांसी हो जो दमा में होती है जिसमें बलगम भी निकलता है, शरीर में कहीं पर भी कोई उभार निकल आए जो गिल्टी के रूप में नजर आता है, सूजन हो, पुराना जुकाम, टॉन्सिलाइटिस हो, घाव हो, सुजाक जैसी समस्या हो, गनोरिया हो, ये सभी रोगों में C1 काम करती है। महिलाओं से जुड़ी समस्त समस्याओं में हम C1 का प्रयोग कर सकते हैं। C1 के डाइल्यूशन के लिए अगर हम देखें तो नॉर्मली हम इसका थर्ड डाइल्यूशन यूज करते हैं। जो इसका फर्स्ट डाइल्यूशन है वो बेसिकली श्लेष्मिक कला को बढ़ाने का काम करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को बढ़ाता है। यही वजह है कि हम इसके थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग करते हैं। तो जब भी हमें किसी फोड़े को पकाना हो तब हम C1 के फर्स्ट डाइल्यूशन का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से यदि किसी महिला रोगी में गर्भाशय की ऐंठन हो, स्तनों में दूध कम बनता हो, अतिसार की शिकायत हो, लंग्स में इंफेक्शन हो, मूत्राशय या मूत्र में कष्ट आता हो, तो ये सारे के सारे कारण होने का जो रीजन रहता है वो रहता है श्लेष्मिक कला का सूख जाना। तो ये उसे बनाने का काम करती है। इसी तरीके से यदि कभी डिलीवरी में समस्या आ रही हो, बच्चे की डिलीवरी में समस्या आ रही हो, तो ये रेमेडी देने से डिलीवरी फटाफट हो जाती है, क्योंकि ये गर्भाशय को सिकोड़ने का भी कार्य करती है। सेकेंड डाइल्यूशन, कब्ज हो, मूत्र ज्यादा आता हो, मासिक धर्म अनियमित हो, वायुगोला बनता हो, श्वेत प्रदर हो, मियादी बुखार हो, फोड़े हों, पकते ना हो फोड़े, ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन आ गई हो, किसी महिला का बार बार गर्भपात हो जाता हो, ऐसे केस में इसके सेकंड डाइल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। थर्ड डाइल्यूशन, जब सेकंड डाइल्यूशन प्रॉपरली काम ना करे तब हम थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग करते हैं। पर अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि इस रेमेडी का प्रयोग थर्ड डाइल्यूशन के रूप में ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। नॉर्मल ये कब्ज, जुकाम, लिकोरिया, डायबिटीज, एक्सेस ऑफ यूरिनेशन, दूध ज्यादा बनना, लीवर में इंफेक्शन, ऐसे सभी केसेस में C1 के थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग किया जा सकता है। अगर ज्यादा ऊंचे डाइल्यूशन पे इसके जाते हैं तो ये रोगियों में, व्यक्ति में
घाव पैदा कर सकता है, आंतों के अंदर घाव पैदा कर सकता है, कब्ज पैदा कर सकता है, आंतों की झिल्ली में इंफेक्शन हो सकता है। तो कोशिश करें कि कैंसरसों के डाइल्यूशन 3-4-5 का इस्तेमाल ज्यादा करें। यदि व्यक्ति के शरीर में वात रोग या वात ये आपका नर्वस सिस्टम में ड्राइनेस आ गई हो, तब इसके सेकंड डाइल्यूशन और फिर फर्स्ट डाइल्यूशन का प्रयोग करें। कभी भी सीधा फर्स्ट डाइल्यूशन का प्रयोग कैंसरसों का नहीं किया जाता। इसी तरीके से जो महिलाएं गर्भवती हैं, विशेषकर 9वें महीने में, उन्हें C1 की गोलियां दी जा सकती हैं। जिस व्यक्ति को लंग्स में इंफेक्शन हो, उसे C1 की गोलियां थोड़ी थोड़ी देर में दी जा सकती हैं, जिससे उसके जो लंग्स में इंफेक्शन हो रहा है, जो तनाव आ रहा है, उसमें उसे राहत मिलती है। जैसा मैंने बताया था, कैंसरसो 1 बेसिकली 5 प्रकार के पौधों को मिलाकर बनाई गई है। पहला पौधा है क्यूलोफिल्म थैली स्ट्राइड्स। इस पौधे के अर्क को हम लोग गर्भ के टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी विशेष रूप से ये महिलाओं के लिए ही इफेक्टिव होती है। इसके अलावा इसकी एक विशेषता और भी होती है कि जितने भी खोखले ऑर्गन होते हैं, लटकते ऑर्गन होते हैं, उनके ऊपर भी ये अपना प्रभाव रखती है। तो मूल रूप से ये महिलाओं के जननांगों के लिए, जोड़ों में दर्द से संबंधित शिकायत हो उसके लिए, विशेषकर यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये महिलाओं के लिए ही कार्यशील है। तो महिला ऊर्जा को लेना है, यहाँ पे हमने स्त्री ऊर्जा को यहाँ पे काउंट करना है। तो महिलाओं से संबंधित रोग, एमोनोरिया, डिसएमनोरिया, मासिक धर्म संबंधी अनियमितताएं, इन सभी में, प्रसव पीड़ा में, बार बार गर्भपात होता हो, उसमें इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। ये ताकत बढ़ाने का काम, दर्द को खत्म करने का काम स्टेप बाय स्टेप करती है। ऐसी महिलाएं जिनका गर्भाशय कमजोर हो, जो कंसीव ना कर पाती हो, बार बार उनमें गर्भपात की प्रवृत्ति पाई जाती हो, शरीर में बहता हुआ या उड़ता हुआ दर्द हो, जो बाय के रोगियों में होता है, जिनका आरए फैक्टर कम होता है, उसमें ऐसी कंडीशंस होती हैं, उसमें इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। जब दर्द कम होता है तो रोगी थकावट और जल्लाहट महसूस करता है। इसी तरीके से गर्भावस्था के समय, स्तनपान के दौरान और बच्चे को जन्म देते समय आने वाली सभी प्रकार की बीमारियों में ये रेमेडी काम करती है। छोटे बच्चों में, विशेषकर लड़कियों में जो कम उम्र की होती हैं, लिकोरिया की शिकायत हो, जिसमें तीखापन हो, तीखी स्मेल आती हो और जननांगों के आसपास वो जलन पैदा करती हो, ऐसी अवस्था में इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति के पेट में ऐंठन के साथ दर्द हो और पेट का दर्द भागे, जो कि जल्दी से रिकवर नहीं होता, ऐसी अवस्था में इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा गठिया, जो छोटे जोड़ों में बसा हो, उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में, टखनों में, जितने भी ये छोटे छोटे जोड़ होते हैं, जब इनमें कठोरता आ जाए या दर्द आ जाए, तो इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान रखें, ये वात के केस में काफी हेल्पफुल होती है और विशेषकर जोड़ों के रोग के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी है कूनियन मैकुलम। ये यौन कमजोरी के लिए, ट्यूमर के लिए, पेट में ऐंठन के लिए, एसिडिटी सॉरी अम्लीयता ना बनती हो। एसिडिटी शब्द इसके लिए प्रॉपर नहीं है, क्योंकि एसिडिटी हम रोग मानते हैं। तो बॉडी में एसिड एल्कलाइन का जो बैलेंस है, उसमें एसिडिक फॉर्मेशन वीक हो जाए,
उस कंडीशन में इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। मूत्र संक्रमण हो, भागने वाला, दबाने वाला, दर्द होता हो, मूत्र का प्रवाह कभी ज्यादा कभी कम हो, ग्लैंड्स में थकान या गर्म हो, थकान या दर्द हो, ग्लैंड्स प्रॉपर सिक्रेशन ना करते हो, बॉडी के अंदर कहीं अल्सर हो, महिलाओं में मासिक धर्म के समय पर दर्द होता हो, ग्रंथियां सूज जाती हो। इसी प्रकार पुरुषों में तंत्रिका तंत्र में जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कमजोरी हो और पुरुषों को इरेक्शन की इरेक्टाइल की प्रॉब्लम हो, मूत्र संबंधी समस्या हो जैसे प्रोस्टेट, तब इस रेमेडी का प्रयोग करना चाहिए। व्यक्ति में नींद की कमी, कमजोरी, शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कठोरता, सूजन, वर्टिगो, मांसपेशियों में ऐंठन, इस दवा के प्रभाव से कंट्रोल की जा सकती है। जब भी कोई व्यक्ति बिस्तर से उठे या सीट पर से उठे और चलने लगे तो उसके पैरों में अकड़न ना जाए, मानसिक प्रयास करे तो उसके मन की शक्ति क्षीण हो जाए जिसके कारण उसे नीरसता आए, चीजें समझ में ना आती हो, एकाग्रता की कठिनाई हो, मन अनुपस्थित रहता हो, ऐसी अवस्था में इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। सिर के अंदर भिनभिनाहट हो, शोर हो, चक्कर आते हो, सिर में दर्द रहता हो या चक्कर आने के साथ सिर दर्द रहता हो और ऐसी अवस्था में पेशाब की इच्छा हो, जब जाए तो बूंद बूंद करके टपकता हो, खुल के ना आता हो, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। यदि चोट लगने के कारण किसी व्यक्ति की दृष्टि में गड़बड़ी आ गई है, देखने की क्षमता कमजोर हो गई है, आंखों में जलन रहती हो, नाक में जलन रहती हो, कानों में शोर की आवाज हो यानी टिनाइटिस हो, व्यक्ति के लार का स्वाद खट्टा हो या मुंह का स्वाद कड़वा रहता हो, या गले में कड़वाहट हो जो मुंह की तरफ आती हो, सूखी खांसी हो सकती है, इन्फ्लुएंजा के लक्षण हो, ऐसी सभी अवस्थाओं में पोनियम का प्रयोग किया जा सकता है। अगली रेमेडी है पिंपनेला सेक्सेफ्रेगा। हमारे जो वायु मार्ग होते हैं शरीर में, जब इसमें बलगम चिपक जाए और आसानी से छूटे ना, तो उसे छुड़ाने के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। तो ये रेमेडी लंग से संबंधित प्रॉब्लम्स में, खांसी के केस में, गले में खराश, ब्रोंकाइटिस, इन्फेक्शन जो गले के मार्ग में होता है, डायरिया, गले की खराश, इसमें हम इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। ये ऊपरी श्वसन पथ से संबंधित सभी प्रकार के संक्रमण के उपचार के लिए हम इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य लक्षण होते हैं, व्यक्ति बार बार झंबाई लेता है या लंबी सांस लेने की इच्छा करती है, पीठ में दर्द रह सकता है, कान में दर्द हो सकता है, सिर में भारीपन या उनिंदापन हो सकता है, रोगी को सांस लेने में तकलीफ, मुश्किल और उसकी जो भावनाएं होती हैं वो आशंकाओं से युक्त होती हैं, उसमें एक डर की भावना बैठी रहती है जिसके कारण उसके शरीर में कंपकपी, कमजोरी या सामान्य बुखार बना रह सकता है। तो वो व्यक्ति हर समय अपने आप को बीमार जैसा महसूस करता है। सिर में भारीपन और उनिंदापन रहता है यानी वो नींद सी अवस्था में रहता है, तनाव और दाब बना रहता है, पढ़ने के समय नींद आती है, सिर में सुस्ती और भारीपन रहता है, आंखों में जलन होती है, खासकर नेत्र गोलक के ऊपरी भाग में यानी आंखों में भारीपन बना रहता है, नाक एक साइड की बंद हो जाती है, चबाने के दौरान जब हम कोई चीज चबाते हैं तो लार
ज्यादा मात्रा में निकलने लगती है, बार बार गैस बनती है, मुंह का स्वाद बेस्वाद होता है और पेट में गड़गड़ाहट रहती है या दर्द बना रहता है। व्यक्ति को भूख ज्यादा लगती है, लंबरगो की शिकायत हो सकती है, सर्वाइकल की शिकायत हो सकती है, गर्दन या हाथ, इनके अंदर कठोरता आ जाती है, मांसपेशियां स्टिफ हो जाती है, और ये दर्द कंधे से हाथ की तरफ को जाता है। पीठ का हिस्सा प्रसाव युक्त हो जाएगा, पीठ में जलन हो सकती है, ऐंठन हो सकती है, दर्द हो सकता है। और ये चीजें जो हैं विशिष्ट रूप से पीठ के पीछे नाभि की तरफ को होता है, जिसे हम त्रिक्षेत्र बोलते हैं। इसी प्रकार दर्द और संवेदनाएं एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मूल रूप से नीचे से ऊपर की तरफ और पीछे से आगे की तरफ बढ़ती हैं। आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। यदि आप किसी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आज हमने 3 प्लांट पढ़े हैं, कल हम अगले 2 प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्लास खत्म करते हैं।